Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो मेरा अध्याय है वह अध्याय संख्या 11 है और इसका शीर्षक है नुकसानी की दुरस्थता। जब भी हम इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो इसे क्षति की दुरस्थता या रिमोटनेस ऑफ डैमेज, इन कई नामों से हम इसे जानते हैं। जब भी किसी अपकृत्य के बारे में चर्चा होगी और उत्तरदायित्व को लेकर जब चर्चा होगी तो उसमें यह स्वाभाविक रूप से आएगा कि क्या वह व्यक्ति उस कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं। क्योंकि जब भी कोई क्षति होती है और उस क्षति को करने के लिए जो कारक होते हैं, जो कृत्य होते हैं, उनसे उनका क्या संबंध होता है, उनसे उनकी क्या निकटता होती है और क्या दूरी होती है, इन सब बातों का फर्क पड़ता है किसी भी निर्णय को लेने के पहले। तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि अपकृत्य विधि में इस विषय का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। जब भी हम किसी दोषपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं तो उस दोषपूर्ण कार्य के कुछ परिणाम होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं और उन्हीं कंसिक्वेंसेस की वजह से कोई क्षति कारित होती है। तो जब हम किसी कंसिक्वेंस के बारे में बात करेंगे, परिणाम के बारे में बात करेंगे, तो कई बार वह परिणाम अग्रसर होते जाते हैं, कई बार तो अंतहीन परिणाम दिखने लगते हैं। एक घटना के बाद उसी की वजह से दूसरी घटना, फिर उसकी वजह से तीसरी घटना, फिर उसकी वजह से आगे घटनाएं घटती ही जाती हैं। तो एक कार्य हुआ, उस कार्य विशेष के द्वारा कई अन्य घटनाएं घटित होने जा रही हैं या हो चुकी हैं और उनकी वजह से अगर कोई क्षति हो रही है तो यहाँ यह देखना बिल्कुल ही आवश्यक हो जाता है कि जो वास्तविक कार्य था और जो क्षति है जिसके लिए यह वाद लाया गया है, इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, क्या निकटता है और क्या दूरस्थता है, और इसके आधार पर ही न्यायालय अपना कोई निर्णय लेता है कि उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसके कई परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए हम कुछ उदाहरण के स्वरूप अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन पे हिट करता है, फिर उससे 3 निकलते हैं, फिर उससे 3 निकलते हैं, तो यह क्रम बढ़ते ही जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम किसी ऐसे कार्य को देखते हैं कि उस कार्य की वजह से कई सारी घटनाएं घटित होती जाती हैं और जब वो घटनाएं घटित होती जाती हैं तो उनकी वजह से एक क्षति होती है। उदाहरण के स्वरूप एक व्यक्ति एक साइकिल से जा रहा होता है, वह लापरवाही पूर्वक या उपेक्षा पूर्वक अपनी साइकिल को चला रहा है। लापरवाही पूर्वक साइकिल चलाने की वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त होता है और गिरता है। जब वह गिरता है तो वह एक पदयात्री से टकराता है, पदयात्री के ऊपर गिरता है। उस पदयात्री ने अपनी जेब में एक बम रखा हुआ है। गिरने की वजह से पदयात्री के जेब में जो बम था वह फट जाता है। उस बम के फटने की वजह से कई अन्य लोग भी मारे जाते हैं उस पदयात्री के साथ साथ। साथ ही साथ बगल में एक आवासीय बिल्डिंग है और उस आवासीय बिल्डिंग में आग लग जाती है। उस आग लगने की वजह से भी कई लोग मारे जाते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि साइकिल जो सवार था उसने उपेक्षापूर्वक साइकिल चलाई और वो गिर गया, और उसकी वजह से अब आगे जो घटनाएं घटित होने लगी, जैसे एक पदयात्री के ऊपर गिरा
अब इस व्यक्ति को जो साइकिल पर था उसको यह कल्पना भी नहीं होगी कि मैं किसी दुर्घटना का शिकार होऊंगा और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर गिरूंगा जिसके जेब में एक बॉम्ब है और उस बॉम्ब की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो प्रश्न यह है कि क्या इसमें इस साइकिल सवार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों का यहाँ महत्व होता है और इसीलिए इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है किसी भी मामले में। अब हम जब इस दूरस्थता को लेकर जब भी चर्चा करते हैं तो हम यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी आचरण के लिए उन्हीं परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके आचरण से ज़्यादा दूरस्थ न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उनमें संबंध स्थापित करते हैं और उनकी निकटता को देखते हैं और यह हम मानते हैं कि यह जो कृत्य था इसके वजह से या इसके कारण यह घटना घटित हुई है और यह क्षतिकारित हुई है। अगर बहुत ज़्यादा दूरस्थता होती है तो वैसे में उत्तरदायित्व ठहराने का कोई औचित्य होता नहीं है। कारण यह है कि कई बार हम इसका पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसी पूर्व कल्पना हो ही नहीं सकती है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे किसी कृत्य से अगर कोई ऐसी घटना होती है उसके परिणाम स्वरूप ये ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हो सकती हैं। तो इसी वजह से दूरस्थता का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक होता है किसी भी उत्तरदायित्व के संबंध में, क्योंकि जब भी कोई प्रतिवादी है अगर वो कोई कार्य किया और उससे, जैसे मैंने बताया भी आपको उदाहरण स्वरूप की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में होता है, उसी तरह से कई बार कुछ अंतहीन परिणाम होते हैं। तो क्या ये अंतहीन जो परिणाम होते हैं जो एड इन्फिनिटम होते हैं उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराना किसी भी तरह से जायज़ है या नहीं है। तो ऐसा माना गया है कि वह एड इन्फिनिटम जो परिणाम है उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। जो दोषपूर्ण कृत्य है और उससे अगर निकट में अगर जितनी कोई घटनाएं हुई हैं, कोई क्षति हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी एक केस के बारे में चर्चा करें तो इस केस में ऐसा हुआ था कि ये स्कॉट बनाम शेफर्ड का केस था। इसमें एक व्यक्ति ने एक जलती हुई आतिशबाजी को भीड़ में छोड़ दिया। अब जब जलती हुई आतिशबाजी भीड़ में छोड़ दिया, वह एक अन्य व्यक्ति जो ख था उसके ऊपर गिरती है। ख अपने आप को बचाने के लिए उस जलती हुई आतिशबाजी को अपने से दूर फेंकता है और वह जाकर ग नामक व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है। ग नामक व्यक्ति भी स्वयं के शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस जलती हुई आतिशबाजी को अपने से दूर फेंकता है। अब यह जाकर घ के शरीर के ऊपर गिरती है। इस जलती हुई आतिशबाजी के गिरने की वजह से ख के शरीर में कुछ चोटें आती हैं, उसका जो आँख है वह चोटिल हो जाता है और वह अंधा हो जाता है। तो यहाँ जब ख एक वाद लाता है और प्रतिकर की मांग करता है और वह यह कहता है कि यह जलती हुई जो आतिशबाजी छोड़ी क ने, उसकी वजह से मैं अंधा हो गया, इसके लिए मुझे प्रतिकर मिलना चाहिए। हालांकि जब हम इस चेन को देखते हैं तो वास्तव में जो दिखता है वह यह दिखता है कि घ के ऊपर जो जलती हुई आतिशबाजी गई उसे ग ने फेंका था और ग के ऊपर जो आतिशबाजी आई थी उसे ख ने फेंका था। लेकिन ख और ग दोनों ही निर्दोष व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एक लापरवाही पूर्वक फेंका गया जो आतिशबाजी था, जलती हुई जो आतिशबाजी थी वह क ने फेंकी थी। तो भले ही इन दोनों के मध्य ख और ग हैं और कोई ऐसा निकट संबंध नहीं दिख रहा है, बावजूद इसके क को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कारण यह है कि जो क्षति हुई है घ को, वह क्षति क के कृत्य के कारण ही हुई है। क ने ही लापरवाही पूर्वक वह जलती हुई आतिशबाजी भीड़ में फेंकी थी और जिसकी वजह से ख अंधा हो गया। तो ख और ग जो निर्दोष व्यक्ति हैं, भले ही वह क और घ के मध्य आ रहे हैं और एक दूरी का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो निकटता है घ की इस क्षति को लेकर वह क के साथ ही दिखाई देती है, इसीलिए क को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब हम जब इसमें आगे और चर्चा करेंगे तो कई ऐसे वाद हुए हैं जिसमें यह देखा गया कि दूरी है
उसके बावजूद भी जो उपेक्षा पूर्वक कार्य किया गया था और जो अपकृत्य किया गया था उसके लिए जो प्रतिवादी थे वह उत्तरदायी थे। इसी तरह का एक मामला आता है हेंस बनाम हार्वुड का। हेंस बनाम हार्वुड के बाद में ऐसा हुआ था कि जो प्रतिवादी था उसकी एक घोड़ा गाड़ी थी और जो उसका सेवक था उसने भीड़ भरी गली में उस घोड़ा गाड़ी को छोड़ दिया। जब उसने भीड़ वाली गली में उस घोड़ा गाड़ी को छोड़ दिया और उसको देखने वाला भी वहाँ कोई नहीं था, तभी एक बालक आया और उसने एक पत्थर मारा। बालक के पत्थर मारने की वजह से घोड़ा भड़क गया और वह इधर उधर भागने लगा। परिणाम स्वरूप जब वहाँ लोगों में भगदड़ मचने लगी, उसको देखकर एक पुलिसकर्मी आता है रेस्क्यू के लिए। यह रेस्क्यू का केस था। रेस्क्यू के लिए एक पुलिसकर्मी आता है और वह पुलिसकर्मी वहाँ जो खड़ी महिलाएं थी उनको बचाने का प्रयास करता है और उनको बचाने के प्रयास के क्रम में वह चोटिल हो जाता है। जब यह पुलिसकर्मी वाद लाता है तब प्रतिवादियों की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई पूर्व कल्पना नहीं थी, ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कोई ऐसी फोर्सिबिलिटी नहीं थी कि एक पुलिस ऑफिसर आ जाएगा जब यह घोड़ा गाड़ी अनअटेंडेड वहाँ गली में होगी और एक बालक पत्थर भी मार देगा। तो ऐसी जो संभावनाएं थी वह कल्पना से परे थी। इसी वजह से कोई भी उत्तरदायित्व प्रतिवादियों का नहीं बनता है। लेकिन यहाँ यह माना गया कि उपेक्षा अवश्य थी जो प्रतिवादी थे उनके एंड पर, क्योंकि जो उनका सेवक था, सेवक ने ऐसा किया था तो प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर इसमें वाद दायर किया गया था। जो सेवक था उसने घोर उपेक्षा की, घोर लापरवाही की कि उसने इस घोड़ा गाड़ी को अनअटेंडेड छोड़ दिया और भीड़ भाड़ गली में छोड़ दिया। जब भीड़ भाड़ वाली गली में छोड़ दिया और एक बच्चा जो पत्थर मारता है, तो ऐसी परिकल्पना की जा सकती थी कि जब आप इसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो कोई बालक शरारत कर सकता है। बालक का शरारत था, ठीक है, पुलिसकर्मी नहीं आ सकता है या आ सकता है, यह तो तब संभव हुआ जब वहां की महिलाओं को खतरा था इस घोड़ा गाड़ी से और यह एक बचाव का कार्य था। पुलिसकर्मी कोई अचानक से ऐसे नहीं आया था उस घोड़ा गाड़ी के सामने, वह एक बचाव के क्रम में आया था। उसे कई लोगों की जानें बचानी थी जो उसका दायित्व भी था। तो ऐसे में माना गया कि यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि चूंकि यह रिमोटनेस का मामला है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मामला है और दूरस्थता है, इस वजह से प्रतिवादियों का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसीलिए कोर्ट ने इस तर्क को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जो उत्तरदायित्व होगा वह प्रतिवादियों का होगा और जो भी क्षति हुई थी उसमें निश्चित रूप से यह दिखता है कि जो बालक की शरारत थी वही निकटस्थ कारण था, लेकिन जो वास्तविक कारण था वह था उस घोड़ा गाड़ी को बिना देखभाल के छोड़ना उपेक्षापूर्वक, और प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया। अब हम एक और वाद को जब यहाँ लेते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह का मामला था। इसमें भी एक घोड़ा गाड़ी का ही मामला था और बच्चे की ही शरारत थी, लेकिन यहाँ दो बच्चे थे। जो दो बच्चे थे, लिंच बनाम नूरदीन का ये मामला था। इसमें क्या हुआ कि जो प्रतिवादी था उसने अपना घोड़ा और गाड़ी सड़क पर छोड़ दिया। तो गाड़ी और घोड़ा दोनों सड़क पर छोड़ दिया, तो स्वाभाविक है कि यहाँ यह पूर्व कल्पना की भी जा सकती है कि जब आप उसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो जो भी बच्चे होते हैं आसपास वह आएंगे, खेलेंगे, देखेंगे। एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर, तो वो शरारत करेंगे। ऐसी पूर्व कल्पना कोई भी कर सकता है, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कर सकता है ऐसी पूर्व कल्पना कि आप अगर उसको अनअटेंडेड छोड़ रहे हैं तो बच्चे शरारत कर सकते हैं। तो बच्चे आए और यहाँ भी जो बच्चे थे उसमें जो एक वादी है वह भी बालक था, वह भी उसमें शामिल था और दोनों बच्चे उसके साथ कुछ खेलने लगे। एक बच्चा गाड़ी पे सवार हो गया और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि उसने घोड़े का पट्टा खोल दिया और उसने उसको गतिवान बना दिया। तो जब घोड़े को एक बच्चे ने गतिवान बना दिया और एक बच्चा ऑलरेडी उस घोड़ा गाड़ी में बैठ चुका था, तो इस क्रम में जो बच्चा घोड़ा गाड़ी में बैठा था वह क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह एक वाद लाता है और वह प्रतिवादियों से कहता है कि मुझे प्रतिकर चाहिए क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से यह क्षति हुई है।
क्योंकि अगर वह घोड़ा अनअटेंडेड नहीं रहा होता तब यह बालक किसी भी बिना अनुमति के या बिना भी संरक्षण के उस घोड़ा गाड़ी में प्रवेश कर ही नहीं पाता। तो चूंकि आपने उपेक्षा की और आपकी उपेक्षा की वजह से यह बालक उस घोड़ा गाड़ी में गया, तो यहाँ ये देखना था कि जो निकटस्थ कारण है वह क्या है। हालांकि इसमें यह देखा गया कि जब घोड़े को गतिमान बनाया गया, इसमें एक दूसरा बालक भी शामिल था जिसने इस घोड़े को गतिमान बनाया, तो यहाँ पर एक और इशू रेज किया गया जो था नोवस एक्टस इंटरवेनियंस का। सो नोवस एक्टस इंटरवेनियंस था, यहाँ ये कहा जाता है कि कोई नया एक कृत्य हुआ जिसके कारण यह घटना घटी हुई। तो नया कृत्य अवश्य रूप से हुआ जो उस बालक ने किया, और यह दिख भी रहा है कि उस नए कृत्य की वजह से ही घोड़ा गतिमान बना। लेकिन मूल रूप से जो घोड़ा गतिमान बना उसमें आपकी उपेक्षा थी, प्रतिवादियों की उपेक्षा थी। तो इन प्रतिवादियों की उपेक्षा की वजह से ही इन दोनों बालकों को ऐसा मौका मिला कि वह उस घोड़ा गाड़ी के साथ कोई शरारत कर पाए या उसमें बैठ सकें या उसको गतिमान बना सकें। इसीलिए इस वाद में भी ऐसा माना गया कि जो प्रतिवादी हैं वह उत्तरदायी होंगे, और उन्होंने ऐसा निर्णय दिया कि प्रतिवादियों को प्रतिकर देना होगा इस बालक को, इस वादी को। एक अन्य मामला आता है जिसमें लैम्पर्ट बनाम ईस्टर्न नेशनल ओमनीबस कंपनी, इस वाद में भी जो प्रतिवादी थे उन लोगों की उपेक्षा हुई, और उस उपेक्षा के कारण एक जो विवाहित महिला थी वह क्षतिग्रस्त हो गई थी, और उस क्षति के परिणाम स्वरूप उसका चेहरा विकृत हो गया। इसी बीच में उसके पति ने उसका अभित्याग कर दिया। जब उसके पति ने उसका अभित्याग कर दिया तो इस महिला ने कारण यह बताया कि चूंकि उस दुर्घटना में मेरा चेहरा विकृत हो गया था और मेरे विकृत चेहरे की वजह से अब मेरा पति मुझे पसंद नहीं कर रहा है, अब वह मेरा अभित्याग कर रहा है। तो जो भी मुझे क्षति हो रही है, इस क्षति के लिए ये जो प्रतिवादी है जिनकी उपेक्षा की वजह से यह दुर्घटना हुई थी वह जिम्मेदार है। हालांकि इस वाद में यह भी देखा गया कि मूल कारण यह विकृत चेहरा नहीं था, मूल कारण कुछ और ही था। मूल कारण यह था कि पति और पत्नी दोनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे, और उन तनावपूर्ण संबंधों की वजह से ही इसके पति ने उसका अभित्याग किया था। तो जब यह सिद्ध हुआ अदालत के सामने कि जो यह अभित्याग है, यह अभित्याग उस महिला के कुरूप चेहरे की वजह से नहीं हुआ है जो उस दुर्घटना की वजह से हो गई थी, वरन यह जो अभित्याग है यह एक जो तनावपूर्ण संबंध थे जो पहले से चला आ रहा था उन दोनों के बीच में, उसी का परिणाम था। तो हमें यह देखना होता है कि जो परिणाम है वह जो तत्कालिक परिणाम दिख रहे हैं, क्या वही वास्तविक परिणाम है उस क्षति के, या कोई और भी परिणाम हो सकते हैं उस क्षति के। तो यहाँ हमने ये देखा कि तात्कालिक तो यही दिख रहा है कि उस महिला का एक एक्सीडेंट होता है जिसमें प्रतिवादियों की लापरवाही थी और उसमें उसका चेहरा विकृत हो गया, कुरूप हो गया। तो किसी को भी लगेगा कि हो सकता है कि इस कुरूप चेहरे की वजह से इसका पति इसका अभित्याग कर रहा हो, लेकिन जब मूल कारण देखा गया तो यह पाया गया कि अगर इसका चेहरा विकृत नहीं होता तब भी उसका पति उसका अभित्याग कर रहा था, क्योंकि उनके बीच में तनावपूर्ण संबंध थे। इसी वजह से इस निष्कर्ष के आधार पर यह कहा गया कि जो प्रतिवादी हैं वह इस अभित्याग के वजह से जो क्षति हुई है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर हमको यह दूरस्थता और निकटता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब हम जब बात करेंगे कि इसके लिए जो हम मापदंड रखते हैं वह क्या हो सकता है, जो क्षति की दूरस्थता है या नहीं है, किन मामलों में माना जाएगा कि यही इसका वास्तविक कारण है इस परिणाम का, किन मामलों में यह माना जाएगा कि इसका वास्तविक परिणाम ये नहीं है। तो इसके लिए कुछ मापदंड हैं और ये मापदंड कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं कई वाद निर्णयों में। अब हम एक एक करके उनका भी विश्लेषण करेंगे इस चर्चा में और यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये मापदंड सही थे या गलत थे या उनमें कुछ बदलाव भी किए गए। अब हम इसमें सबसे पहला जो मापदंड देखते हैं वह यह आता है कि युक्ति युक्तक पूर्वानुमान का मापदंड, जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट होता है। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट में यह देखा जाता है
कि क्या एक रीजनेबल पर्सन इस तरह की फोर्सिबिलिटी के साथ इस घटना के परिणाम को देख सकता था या नहीं देख सकता था। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, यहाँ प्रतिवादी देख सकता था या नहीं देख सकता था, इसको हम नहीं देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति क्या इस तरह के परिणाम को देख सकता था या नहीं देख सकता था, इसका पूर्वानुमान लगा सकता था या नहीं लगा सकता था, और इसके आधार पर हम तय करते हैं कि यह निकट कारण है या दूरस्थ कारण है। तो जब भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरस्थ कारण होता है, वहाँ उत्तरदायित्व होता नहीं है। कारण अगर निकट है तो वहाँ पर उत्तरदायित्व होता है। तो इस वजह से इस मापदंड के आधार पर हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि दूरस्थता थी या निकटता थी। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम ये युक्ति युक्तक जो पूर्वानुमान है, तो कोई भी एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अगर यह किसी भी कार्य को करने के पहले अगर ये देखता है कि अगर मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसका ये परिणाम हो सकता है, अगर उसको यह दिखता है, तब तो माना जाएगा कि यह निकट है, उत्तरदायित्व होगा। जब यह दिखेगा कि नहीं, ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था, ऐसी कोई पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी, तब यह माना जाएगा कि यह दूरस्थ है, और इसके आधार पर फिर उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वाद हैं जिनमें इसकी चर्चा की गई है और इसको विस्तार दिया गया, उनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा है जो है प्रत्यक्षता का सिद्धांत। इसमें है कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, कि डायरेक्ट कॉज है ये। अब यहाँ दूरस्थ या निकट का कोई संबंध नहीं है, यहाँ हम ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट कॉज ऑफ डैमेज है। तो जहाँ डायरेक्ट कॉज ऑफ डैमेज है और वह जो कृत्य है या प्रतिवादी के द्वारा ही किया गया है, तो कई बार हम इस परिकल्पना के सिद्धांत को नकारते हुए प्रत्यक्षता का जो मापदंड है इसके आधार पर हम उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं, और हम मानते हैं कि चूंकि यह डायरेक्ट कॉज ऑफ डैमेज है, इसी वजह से यह रिमोट नहीं है और इसके लिए उत्तरदायित्व होगा। अब इसमें भी हम जब देखते हैं कि ये डायरेक्ट कॉज वाला सिद्धांत क्या है और ये परिकल्पना वाला सिद्धांत, पूर्वानुमान वाला सिद्धांत क्या है, रीजनेबल फोरसाइट का सिद्धांत क्या है, और इनमें किस किस तरह के वाद से के साथ इनका निष्कर्ष निकाला गया। सबसे पहले अगर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रत्यक्षता का जो प्रमाण है, मापदंड है, और इसमें जब हम किसी केस की बात करते हैं तो इसमें री पॉल्मिस का केस आता है, री पॉल्मिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी। इस वाद में जो युक्ति युक्त पूर्वानुमान का जो मापदंड था उसको अस्वीकृत कर दिया गया था और एक नए मापदंड को यहाँ स्थापित किया गया। वह नया मापदंड था प्रत्यक्षता का मापदंड, जिसको हम टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कहते हैं। अब इस प्रत्यक्षता के मापदंड के अनुसार कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य के लिए समस्त प्रत्यक्ष परिणामों के लिए उत्तरदायी होता। आपने कोई दोषपूर्ण कार्य किया, अब जितने भी प्रत्यक्ष परिणाम हैं उस दोषपूर्ण कार्य के, आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अब यहाँ यह नहीं देखा जाएगा कि आप इसकी पूर्व कल्पना कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई परिकल्पना आपके मस्तिष्क में थी या नहीं थी उस कार्य को करते वक्त। यहाँ सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो परिणाम है वह आपके कृत्य के कारण ही हुए हैं और यह दिख रहा है, तो ऐसे में माना जाएगा कि आप उत्तरदायी होंगे, आपका उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि वे परिणाम जो प्रत्यक्षतः किसी दोषपूर्ण कार्य से उत्पन्न होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि यह दूरस्थ नहीं होते हैं, और चूंकि यह दूरस्थ नहीं होते हैं इसलिए यहाँ उत्तरदायित्व होगा। अब हमें देखना होगा कि इसको स्थापित कैसे किया गया और इसका बैकग्राउंड क्या था। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो एक ऐसा वाद हुआ था जिसमें हालांकि इस सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया था, इसको बिना प्रतिपादित किए हुए ही जो निर्णय दिया गया था वह एक प्रकार से री पॉल्मिस में जो कहा गया उसकी भूमिका थी, वह भूमिका तैयार की गई थी इसी वाद में। यह था स्मिथ बनाम लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे। इसमें यह प्रत्यक्षता का जो मापदंड है इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय दिया गया था और उसमें प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया था। हालांकि प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया था कि ऐसी घटना और ऐसी क्षति हमारे पूर्वानुमान के बाहर थी, हमारे परिकल्पना के बाहर थी और किसी भी एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के परिकल्पना के बाहर थी।
हुआ क्या था कि इसमें जो रेल चला रही थी, और गर्मी के मौसम में जब ये रेल चलाई जाती है, और आपको पता होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके किनारे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे, घास ऐसे निकल आते हैं, और उनको समय समय पर उनकी छटाई की जाती है। और इसमें भी रेलवे कंपनी ने उनकी छटाई की थी और उनका ढेर रेलवे ट्रैक के किनारे ही छोड़ दिया था। ग्रीष्म ऋतु था, और ग्रीष्म ऋतु में वह घास और जो पत्तों के ढेर थे वह सूख गए थे। जब ट्रेन गुजर रही थी उस ट्रैक से, तो एक चिंगारी निकलती है रेलवे इंजन की घर्षण से, और उस चिंगारी की वजह से उस जो ढेर था घास फूस का उसमें आग लग जाती है। ग्रीष्म ऋतु था, हवा भी चल रही थी। हवा चलने की वजह से 200 मीटर की दूरी पर एक कोई घास की ही बनी कुटिया थी, उसमें आग लग जाती है, और उससे वादी को क्षति होती है। जब उन्होंने इसके लिए वाद दायर किया तो रेलवे कंपनी ने यह तर्क दिया कि चूंकि इस तरह के घटना की कोई परिकल्पना की नहीं जा सकती थी कि अगर ट्रेन की वजह से कोई चिंगारी निकलेगी जिसकी वजह से 200 मीटर दूर कोई कुटिया होगी, उसमें आग लग जाएगी, इसकी कोई परिकल्पना नहीं थी। तो इस वजह से जो प्रतिवादी हैं उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। लेकिन कोर्ट ने, न्यायालय ने इसके तर्क को अस्वीकृत कर दिया और कहा कि नहीं, यहाँ जो है यह प्रत्यक्षता का मापदंड अपनाया जाएगा, और यह देखा जा रहा है कि जो क्षति हुई है वह रेल इंजन के जो स्पार्क है उसी की वजह से हुई है, और वहाँ से और आपके लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि आपने ही वो घास वहाँ छोड़ा था रेलवे ट्रैक के किनारे, और जो घर्षण से जो चिंगारी निकली है वह आपके ही इंजन से निकली है। तो यह प्रत्यक्ष मापदंड के आधार पर आपका उत्तरदायित्व बनता है, और यहाँ यह माना जाएगा कि जो घटना घटित हुई और जो आपका कृत्य है ये दोनों एक दूसरे से दूरस्थ नहीं है, निकट हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्षता का मापदंड है और इसमें उत्तरदायी ठहराया गया। ये भूमिका तो पहले बन चुकी थी, और इसी भूमिका के बाद ये रीपॉल्मिस का केस आया, रीपॉल्मिस एंड फर्नेस विथ एंड कंपनी। इस केस में जो पहले वाले केस में जो निर्णय दिया गया था उसका अनुमोदन तो किया ही गया, और साथ ही साथ यह कहा गया कि हाँ, यह प्रत्यक्षता का जो मापदंड है वह आवश्यक होता है, और उसके आधार पर ही उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए। इस केस में ऐसा ये हुआ था कि जो प्रतिवादी थे उन्होंने एक जहाज को किराए पर लिया, माल ढोने के लिए किराए पर जहाज लिया, और इस जहाज के द्वारा जो वस्तुएं ली जा रही थी उनमें बहुत सारी ऐसी टीनें थीं जिसमें बेंजीन, जिसको पेट्रोल भी कहा जाता है, वह रखा हुआ था। तो टीनों का जो कनस्तर था वो आप इससे ले जा रहे थे, और उनमें क्या रखा था, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, वह था बेंजीन पेट्रोल। ये जो टीन थे उनमें कई सारे छिद्र थे, और उन छिद्र की वजह से जो पेट्रोल रखा हुआ था उसका रिसाव हो रहा था उस जहाज के ऊपर। बहुत सारा जो तरल पदार्थ था वह जहाज का जो पेंदी था उसमें एकत्र हो गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि जब रिसाव होता है तो जहाँ भी समतल होता है तो उस जगह को छोड़कर वह तरल पदार्थ अपना स्थान स्वयं ले लेती है। तो जो भी बेस था उस जहाज का, उसमें बहुत सारे तरल पदार्थ इकट्ठा हो गए थे, और वह अत्यंत ही ज्वलनशील तरल पदार्थ थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो ये प्रतिवादी जिन्होंने इस जहाज को किराए पर लिया था, उनके किसी सेवक की लापरवाही की वजह से एक जो लकड़ी का पटरा था वह जहाज के पेंदे में गिरा। लकड़ी के पटरे के जहाज के पेंदे में गिरने की वजह से ऐसा हुआ कि एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और उस चिंगारी की वजह से पूरा जो जहाज था वह आग से जलकर नष्ट हो गया। और आग से जलकर जब जहाज नष्ट हो गया तो जहाज का जो स्वामी था उसने प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद दायर किया और प्रतिकर की मांग की, और कहा कि आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है और मेरे जहाज का नुकसान हुआ है और आप उत्तरदायी हैं। प्रतिवादियों की तरफ से ये तर्क दिया गया कि चूंकि ऐसी कोई भी संभावना नहीं थी कि जो टीन उस जहाज पर रखकर ले जाए जा रहे थे उनमें कोई छिद्र होगा और उन छिद्र से जो तरल पदार्थ निकलेगा वह जहाज के पेंदे में जाएगा, और एक दिन एक लकड़ी का
टुकड़ा गिरेगा लापरवाही से किसी सेवक के और चिंगारी निकलेगी और आग लगेगी और पूरा जहाज जलकर नष्ट हो गया, ऐसी कोई पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के द्वारा। तो टेस्ट ऑफ जो रीजनेबल फोरसाइट था उसके आधार पर उनका ये कहना था कि हमारा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने चूंकि यहाँ स्मिथ वाले केस को भी ध्यान में रखा था, तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको अस्वीकार करते हैं, इस वाद में इस तरह के तर्क को हम अस्वीकार करते हैं। और तब वह इस जो नए मापदंड को लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टनेस है, जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है, इसको यहाँ लागू किया जाएगा और इस टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की वजह से यह उत्तरदायित्व प्रतिवादियों का होगा, क्योंकि आपके ही दोषपूर्ण कार्य की वजह से यह क्षति हुई है। हालांकि ऐसी क्षति का कोई पूर्वानुमान कोई नहीं कर सकता था, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं कर सकता था, फिर भी यहाँ माना गया कि हाँ यह दायित्व होगा। और इसके लिए जो जहाज के स्वामी थे उनको 2 लाख पाउंड का जो भी प्रतिकर था उसको दिलाने का आदेश न्यायालय ने दिया। तो जब हम इस प्रत्यक्षता के मापदंड का जब बात करते हैं और इसमें इस केस को देखते हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, जिसकी वजह से यह स्थापित किया गया कि जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है उसको ना होकर यह टेस्ट ऑफ डायरेक्ट जो कंसिक्वेंस है जो दिख रहे हैं उनके आधार पर होगा। अब हम जब आगे बात करते हैं तो एक और वाद आया था जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित किया था, और इस निर्णय में ये भी एक ड्रेजर को ही लेकर मामला था और इसमें 2 जहाज थे, और माना गया कि यह प्रत्यक्ष कारण है और इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से यह क्षति हुई है और री पॉलमिस को यहाँ पर फॉलो किया गया था। लेकिन हाँ, इसमें उसके विस्तार को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया, जो विस्तार क्षेत्र था री पॉलमिस का उसको सीमित किया गया इस केस में। फैक्ट ये था कि एक लीश बॉस नामक ड्रेजर था जो डूब गया, और इसके डूबने का कारण था एक और जो ड्रेजर था एडिसन, उसकी उपेक्षा। तो एडिसन की उपेक्षा की वजह से ये लीश बॉस नामक ड्रेजर था वह डूब गया। तो लीश बॉस के जो मालिक थे, जो स्वामी थे, उन्होंने एक अन्य पक्षकार के साथ एक संविदा का निष्पादन किया, और चूंकि ये एक नया ड्रेजर खरीदने के लिए सक्षम नहीं थे तो एक अन्य ड्रेजर उन्होंने किराया पर लिया, और जो किराए पर ड्रेजर लिया उसका किराया कुछ ज़्यादा ही था। उन्होंने एडिसन के स्वामी के विरुद्ध उपेक्षा के लिए वाद दायर किया, और उस वाद में उन्होंने 2 मांगे रखी। पहला, जो उनका लीश बॉस ड्रेजर जो जहाज डूब गया था, जो जिससे उसको क्षति हुई थी, उसका हर्जाना मांगा उन्होंने प्रतिकर के रूप में। दूसरा, उन्होंने ये मांगा कि चूंकि उस लीश बॉस ड्रेजर के डूबने की वजह से मुझे एक नया अनुबंध करना पड़ा और उस नए अनुबंध के आधार पर मैंने एक नया जहाज किराए पर लिया, तो उतने दिनों के बीच में जितना भी मेरा किराया हुआ उसके लिए भी इन प्रतिवादियों का उत्तरदायित्व होगा। लेकिन न्यायालय ने यहाँ ये कहा कि हाँ ठीक है कि टेस्ट ऑफ जो डायरेक्टनेस है वह यहाँ लागू होगा, और इसके लागू होने की वजह से हम यह देख पा रहे हैं कि जो क्षति हुई है वह एडिसन की उपेक्षा की वजह से ही क्षति हुई है और आपको हर्जाना या प्रतिकर मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि आप जो एक जहाज के डूबने की वजह से जो क्षति हुई उसका जो हर्जाना मिलता, उससे आप एक नया जहाज खरीद सकते हैं, फिर भी आपने किसी अन्य जहाज को किराए पर लिया और वह किराया कुछ बहुत ही ज़्यादा था, और उस किराए में जो आपने धन दिया उसके वजह से आप इस तरह के तर्क को नहीं रख सकते हैं कि यहाँ आपको दोनों तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि जहाज के डूबने से जो नुकसान हुआ उसका प्रतिकर आप मांग सकते हैं, ठीक है, और जो प्रतिकर मिलेगा उससे आप एक नया जहाज खरीद सकते हैं। लेकिन जो किराए के रूप में जो आप प्रतिकर मांग रहे हैं और जितना किराया आपने दिया है, तो वहाँ पर उचित यही था कि आपको एक नया जहाज ही खरीद लेना चाहिए था, और कहीं से भी यह उचित नहीं है कि आपको जो दूसरी मांग है आपकी उसके लिए आपको प्रतिकर दिलाया जाए, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो ड्रेजर डूबने की तिथि और उस तिथि तक के लिए उन्होंने ऐसा मांग किया था कि जब तक वे नया ड्रेजर नहीं खरीद लेते। तो पहले मांग का तो न्यायालय ने समर्थन किया कि ठीक है, जो
ड्रेजर था उसका जो भी मूल्य है वह आप ले लीजिए और उसके आधार पर एक नया ड्रेजर आप खरीद लीजिए। लेकिन जो आपने किराया दिया था यह कहीं से भी यह डायरेक्ट जो कंसिक्वेंस है, जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है उसके अंदर नहीं आता है और इस वजह से इसको अस्वीकार किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि री पॉलमिस में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसके विस्तार को कहीं ना कहीं से इस लीस बॉस ड्रेजर नाम के वाद में सीमित किया गया। तो उसकी सीमितता को यहाँ हम देखते हैं कि नहीं, आप अगर डायरेक्ट कंसिक्वेंस की भी बात करेंगे तो आप ऐसे सारे कंसिक्वेंसेस को लेकर आप प्रतिकर नहीं मांग सकते हैं या उसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, जो करना स्वाभाविक नहीं था। अब हम आते हैं एक ऐसे वाद की तरफ जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज को लेकर, जो निकटता या दूरस्थता की जब हम बात करते हैं, किसी भी क्षति की निकटता या दूरस्थता की बात करते हैं, उस पर इस केस को अथॉरिटी माना जाता है। इस केस का नाम था, इसको पॉपुलरली तो हम जानते हैं वैगन माउंट केस के रूप में, लेकिन इस केस का नाम था ओवरशिप टैंकशिप यूके कंपनी लिमिटेड वर्सेस मॉर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसे सारे लोग वैगन माउंट के नाम से जानते हैं। और इस वैगन माउंट के केस में जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस था, जो प्रत्यक्षता का मापदंड था, उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया और उसको अस्वीकार किया प्रिवी काउंसिल ने। हालांकि जो न्यू साउथ वेल्स था उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया था। न्यू साउथ वेल्स के सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको मान लिया उसको प्रिवी काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो यह प्रत्यक्षता का जो मापदंड है यह ठीक नहीं है। इसके स्थान पर जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है, जो परिकल्पना का सिद्धांत है, उसी को रखना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अंतहीन परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होता है। हालांकि यह दिखता है कि यह डायरेक्ट कंसिक्वेंस हो सकता है, किसी से भी अगर आप पूछें तो वह यही कहेगा कि ऐसा इसी की वजह से हुआ है, ऐसा इसी कारण से हुआ है। और इस तरह का जो अभिकथन था वह इस निर्णय को देने वाले जज का भी था। उन्होंने यही कहा कि हमें यह देखना होगा कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, एक रीजनेबल पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन हैविंग रीजनेबल फोरसाइट, क्या वह इसको देख पाता? अगर वह इसको देख पाता तब तो माना जाएगा कि उत्तरदायित्व होगा, अगर वह नहीं देख पाता तब यह माना जाएगा कि उत्तरदायित्व नहीं होगा। घटना के घटित हो जाने के बाद अगर आप किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो पहले की अपने अनुमानों को, पूर्व में हुए घटनाओं के आधार पर अपने जो अनुमान देते हैं उसके आधार पर अगर हम माने तो हमें यही दिखेगा कि हाँ, इस घटना के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी यही कारण है, यही कृत्य है, तो हमें इसको नज़रअंदाज करना होगा, हमें इसका ध्यान नहीं रखना होगा। ऐसा कहना था न्यायाधीश का जब उन्होंने इस निर्णय को दिया। तो इसमें हम जब देखते हैं कि न्यू साउथ वेल्स के सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जब यह अपील प्रिवी काउंसिल में गई और प्रिवी काउंसिल ने जो युक्त पूर्वानुमान जो है रीजनेबल फोरसाइट है उसको सही माना और यह कहा कि जो प्रत्यक्षता का मापदंड है यह सही नहीं है। अब हमें जानना होगा कि यह जो युक्त मापदंड, पूर्वानुमान का जो मापदंड है और रीजनेबल फोरसाइट का जो मापदंड है, यह किस तरह से वैगन माउंट में स्थापित किया गया। तो इसके लिए हमें इसके तथ्यों को ध्यान से देखना होगा कि जो तथ्य थे उनके आधार पर ही हम इसको देख सकते हैं कि इसमें कैसे प्रत्यक्षता के मापदंड को अस्वीकार करते हुए इस नए मापदंड को स्वीकार किया गया। वैगन माउंट जो था वह एक जहाज़ था जो तेल से चलने वाला जहाज़ था और जो भी अपील करता थे उन्होंने ओवरसीज टैंक शिप कंपनी से इस जहाज़ को चार्टर पे लिया था। यह चार्टर्ड जहाज़ था, किराए पर लिया हुआ जहाज़ था। यह जहाज़ सिडनी बंदरगाह पर अपने ईंधन के लिए तेल ले रहा था। करीब 600 फीट की दूरी पर जो प्रतिवादी थे, जो मॉर्स डॉक कंपनी का एक जहाज़ घाट था, वॉर्फ था उनका, और वहाँ पर कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है। आपको पता है कि जहाँ भी ये जहाज़ को रखने का स्थान होता है, जो वॉर्फ होता है, वहाँ पर जो भी जहाज़ जिनमें खराबी होती है या मरम्मत की आवश्यकता होती है तो कई तरह के मरम्मत के कार्य वहाँ पे उसके इंजन में या उसके बॉडी पार्ट्स में होते रहते हैं। यहाँ भी जो मॉर्स डॉक कंपनी थी वो अपने जहाज़ों को वहाँ पर मरम्मत का कार्य कर रही थी
और उस मरम्मत के कार्य के करने में आपको पता है कि कई बार वेल्डिंग वगैरह भी की जाती है, और जब वेल्डिंग होती है तो उससे चिंगारी भी निकलती है। तो जो अपीलकर्ता के सेवक हैं उनकी उपेक्षा से तेल की एक बहुत बड़ी मात्रा जल पर फैल गई थी, क्योंकि ये तेल भरवा रहे थे, और तेल जो फैला वह इनकी उपेक्षा की वजह से हुआ। तो इनकी उपेक्षा की वजह से जो तेल फैला, तो फैलते फैलते वह तेल काफ़ी आगे तक चला गया, पानी पर वह तेल था। अब वह तेल जब आगे पहुंच गया और यहाँ एक वेल्डिंग का भी कार्य हो रहा था, तो वेल्डिंग के कार्य से जब एक चिंगारी निकलती है, ऐसी घटना करीब 60 घंटे के बाद होती है। तो 60 घंटे के बाद जब ऐसी कोई घटना हुई और जब यह चिंगारी निकलती है, तो उसकी वजह से जो वहाँ तेल जमा थी वह जलने लगी। और इसमें ये कारण था कि कई बार आप देखते हैं कि जहाज़ में क्या होता है कि जब वहाँ कई ऐसे चीज़ जमा हो जाते हैं और जो ज्वलनशील होते हैं, तो इस वाद में भी ऐसा था कि रुई के कुछ ढेर जो थे वह वहाँ जमे थे जो ज्वलनशील थे, और जिसके परिणाम स्वरूप जो भी वहाँ तेल उपस्थित था वह जलने लगा। और आग का जो विस्तार था वह इतना बढ़ने लगा, इतना वेगवान था कि इसके परिणाम स्वरूप वह पूरा जो जहाज घाट था और जो उपकरण थे उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई। और इसमें देखा गया कि जो भी अपील करता थे यह पूर्वानुमान नहीं कर सकते थे कि जल पर विस्तृत तेल इस प्रकार का आग पकड़ लेगा। अब सवाल यह है कि आग तो पकड़ा, और ये लापरवाही भी थी वहाँ पर, उपेक्षा भी थी वहाँ पर, और इसमें अब कैसे उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो इसलिए जब हम इस वाद को देखते हैं तो इसमें ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर अपील करता है, जिन्होंने इस अपील को किया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो डायरेक्ट कॉज है, आप किसी से भी अगर पूछे कि डायरेक्ट कॉज है तो वो यही कहेगा कि वहाँ से तेल फैलाया, तेल गिरा और उस तेल की वजह से ही ये आग पकड़ी, और जिसकी वजह से ये, अगर तेल नहीं गिरा होता तो ये आग पकड़ती नहीं, क्योंकि जो मरम्मत का कार्य था वह तो रेगुलर बेसिस पर चल रहा था, डे टू डे बेसिस पर उस मरम्मत का कार्य हो ही रहा था। तो इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं थी किसी भी सामान्य परिस्थिति में कि इस तरह की कोई आग पकड़ती। लेकिन चूंकि लापरवाही की वजह से तेल वहाँ फैला हुआ था, अगर वह तेल नहीं फैला होता तो इस तरह का आग वेल्डिंग करते समय जो चिंगारी निकली उससे नहीं होता। तो उसके आधार पर ऐसा कहना चाहिए कि जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब यहाँ न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये था, अगर पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने वही जो परिस्थिति का जो सिद्धांत था, जो डायरेक्टनेस का जो सिद्धांत था, उसी को लिया और कहा कि यह डायरेक्ट कंसिक्वेंस है इस एक्ट का, दिख रहा है कि तेल गिरा और उसकी वजह से ये आग लगी है, आप जिम्मेदार हैं। उसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, उसने भी उसी मापदंड को अपनाया और कहा कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट की, तो यहाँ इसको स्थापित करते हुए प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नहीं, इसके आधार पर हम यह निर्णय दे सकते हैं कि जो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जो रीजनेबल व्यक्ति होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा, उसके फोरसाइट से आपको समझना होगा कि क्या वह ऐसी परिकल्पना कर सकता था ऐसे कृत्य के होने पर कि हमारी उपेक्षा से अगर तेल गिर गया तो तेल इतना फैल जाएगा कि वह जहाज घाट तक चला जाएगा और वहाँ मरम्मत हो रही जहाज़ों और जहाज घाट को नुकसान पहुँचाएगा जब एक आग लगेगी चिंगारी निकलने से, और वो चिंगारी किसी वेल्डिंग से मरम्मत के दौरान निकलेगी। तो ऐसी पूर्व कल्पना की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? डायरेक्ट कॉज तो दिख रहा है, लेकिन चूंकि ऐसी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जहाज का तेल इतना फैल जाएगा कि घाट तक पहुंचेगा और वहां सेवक जो वेल्डिंग का काम कर रहा है मरम्मत के दौरान चिंगारी निकलेगी, आग लगेगी, घाट भी प्रभावित होगा और जहाज भी प्रभावित होंगे, उनको नुकसान होगा। तो चूंकि ऐसी कोई पूर्वानुमान नहीं की जा सकती थी, इस कारण जो अपील करता है उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। हालांकि उस घटना को देखने के बाद अगर वहाँ की भीड़ या वहाँ के लोगों से अगर पूछा जाता कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, तो यह दिख रहा था कि जो तेल गिरा है उसी में आग लगी और उस तेल में आग लगने की वजह से ही जहाज घाट और जहाज़ों को नुकसान हुआ। तो कोई भी व्यक्ति यही कहता कि इस जहाज को जो आग लगी या घाट को आग लगी या अपीलकर्ता की वजह से ही लगी, उसी को वह कारण मानते, क्योंकि जो स्थितिक
तथ्य है वह यही है, जो डायरेक्टनेस का जो टेस्ट है उसके आधार पर यही निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को लेकर आते हैं तब यहाँ स्थिति बदल जाती है। और यह बदली हुई स्थिति क्या है कि नहीं, जब एक रीजनेबल पर्सन इसको नहीं देख पा रहा है तो आप कैसे यह कह सकते हैं कि जो अपीलार्थी हैं, जो अपील करने वाले लोग हैं, उनको ऐसी कोई संभावना दिखी होगी और उसके लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जा सके। तो इस तरह के निर्णयों के आधार पर हम देखते हैं कि ये दो तरह के जो टेस्ट सामने आए, एक में माना गया, री पॉल्मिस में माना गया कि नहीं यहाँ डायरेक्टनेस का टेस्ट होगा, यहाँ वैगन माउंट में कहा गया कि यहाँ रीजनेबल फोरसाइट का केस होगा। लेकिन अब ये प्रश्न है कि हम मानेंगे किसको, कौन सा टेस्ट सही है या कौन सा टेस्ट गलत है। तो चूंकि वैगन माउंट में जो निर्णय दिया गया था वह प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया था, तो यह स्वाभाविक है कि अगर हम इंग्लिश कॉमन लॉ को भी लेते हैं, इंग्लिश लॉ को भी लेते हैं, तो ऐसे जो प्रिवी काउंसिल ने जो निर्णय दिया वह प्रवर्तित नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कई मामलों में उसका अनुकरण किया और यह माना कि इस विषय पर जो अथॉरिटी है वह वैगन माउंट ही है, री पॉल्मिस अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉरिटी है वह वैगन माउंट है। अब चूंकि अथॉरिटी वैगन माउंट है तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ, जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है वही प्रिवेल करेगा और उसी के आधार पर ऐसे निर्णय दिए जाने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक अन्य बात के बारे में बताऊं, उसमें ऐसा ये हुआ था कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का जो कार्यालय था, जो प्रतिवादी थे उनका कार्यालय जो था वादी के दुकान के ऊपर था। वादी के फर्नीचर में कुछ नुकसान हुआ। उस नुकसान के लिए उस वादी ने जो कारण बताया कोर्ट को, वह यह बताया कि जो प्रतिवादी का कार्यालय है उसमें एक एयर कंडीशन लगा हुआ है और उस एयर कंडीशन से जो पानी टपकता है उसकी वजह से हमारे फर्नीचर को नुकसान हुआ है और इसके लिए ये प्रतिवादी उत्तरदायी है और हमको प्रतिकर मिलना चाहिए। अब यहाँ ये देखिए कि अगर इस तथ्य में अगर यह स्थापित होता है कि जो वादी के फर्नीचर थे जो रखे हुए थे उसकी दुकान में, वह नए फर्नीचर नहीं थे, वह फर्नीचर करीब 14 साल पुराने थे। तो आपको भी पता है कि जब फर्नीचर जो लकड़ी के सामान होते हैं उनमें क्षरण होता है और समय के साथ उनमें क्षरण होता है। ऐसा नहीं है कि आज जो फर्नीचर बन गया वह 10 साल बाद भी उसी अवस्था में रहेगा, उनमें क्षरण होना ही होना है, स्वाभाविक है। तो इस फर्नीचर में भी क्षरण हुआ था, उसको यह अपना नुकसान बता रहे थे और कह रहे थे कि जो प्रतिवादी के एयर कंडीशन से जो पानी टपका उसकी वजह से हमारा फर्नीचर खराब हो गया। कोर्ट के सामने जब तथ्य रखे गए तो यहाँ यह सिद्ध हुआ कि जो फर्नीचर में नुकसान हुआ वह किसी भी तरह से जो प्रतिवादी के एयर कंडीशन से पानी गिरा था उसकी वजह से नहीं हुआ। जो फर्नीचर में नुकसान था वह समय की वजह से हुआ। चूंकि वह फर्नीचर 14 साल से ज़्यादा पुराने थे, इस वजह से उनमें नुकसान हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट कॉज की बात करेंगे, अगर डायरेक्टनेस की बात करेंगे तो दिख रहा है एयर कंडीशन ठीक ऊपर लगा है, पानी गिरा होगा। हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया कि जो क्षति हुई है वह एयर कंडीशन से गिरने वाले पानी की वजह से हुई है, लेकिन यह तो दिख रहा है कि हाँ एयर कंडीशन है तो वहां से पानी टपका होगा। लेकिन जो मूल कारण था इस क्षति का वह था कि यह फर्नीचर ऑलरेडी 14 साल से ज़्यादा पुराने थे। तो चूंकि वह 14 साल से ज़्यादा पुराने थे तो इस वजह से उनमें क्षति हुई, तो इसके लिए किसी भी तरह से जो प्रतिवादी थे उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो री पॉल्मिस और जो वैगन माउंट का दो वाद है, दोनों में जब हम तुलना करते हैं तो कई बार ऐसा दिखता है कि डायरेक्ट कॉज है और इसकी वजह से उत्तरदायी तो होना चाहिए, और दूसरे में यह दिखता है कि नहीं, डायरेक्ट कॉज भले ही है लेकिन एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता था। तो चूंकि ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकता था तो इसमें उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। अब हम इसके विस्तार की और आगे क्या ऐसी घटनाएं हुई उसकी भी अगर हम चर्चा कर ले वैगन माउंट के बाद, कि कैसे इस टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को आगे रखा गया, किस तरह से रखा गया, किस रूप से रखा गया। तो एक केस आता है ह्यूग्स बनाम लॉर्ड एडवोकेट का वाद। इस ह्यूग्स बनाम लॉर्ड एडवोकेट के बाद में ये हुआ था
कि डाक कर्मचारियों ने क्या किया था कि जो भूमि तल में टेलीफोन का मरम्मत होता है और उसके लिए कई बार आपको पता है कि कुछ होल वगैरह करना होता है, और मरम्मत करने के लिए जो होल करते हैं तो उसमें उस दिन कार्य पूरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब कार्य पूरा नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर कर कुछ ढक के कुछ सावधानी पूर्वक कुछ कार्य करके और वो अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन आकर फिर वहाँ पर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक इसी तरह का काम कुछ इस वाद में भी हुआ था कि टेलीफोन उपकरण की मरम्मत के लिए कुछ गड्ढे खोदे गए, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, तो खोदे हुए गड्ढों को एक तंबू से ढक दिया गया, तंबू से ढका गया। और ढकने के बाद ये भी संभावना थी कि रात में अगर किसी को वो नहीं दिखेगा तो हो सकता है उसमें गिर जाए, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो लैल पैराफिन लैंप था उसको चारों तरफ से लगा दिया, ताकि दूर से भी अगर कोई आए तो उसे दिख जाए कि हाँ यहाँ एक गड्ढा है और उसे कोई क्षति ना हो। लेकिन जो पैराफिन लैंप लगाए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं किया गया था, उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया गया था। तो जब ये पैराफिन लैंप अनअटेंडेड थे तो उसी क्रम में एक 8 वर्ष का बालक आया और वह उस तंबू तक पहुंच गया और पैराफिन लैंप जो वहां रखे हुए थे उनके साथ खेलने लगा। बच्चों में एक उत्सुकता होती है नई चीज को देखकर, तो ये 8 वर्ष का बालक भी ऐसा ही करने लगा कि वह खेलते हुए तंबू के पास गया और वहां जो पैराफिन लैंप थे उनके साथ खेलने लगा। खेलने के क्रम में ही वह जो पैराफिन लैंप था वह अचानक से जो गड्ढा था उसमें गिरा। गड्ढे में चूंकि पानी था और पैराफिन लैंप जब गिरा उसमें तो एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट होने के साथ ही साथ यह जो बालक था वह भी उस गड्ढे में गिर गया। विस्फोट होने के बाद उसे घबराहट हुई होगी और उस घबराहट में वह बालक भी उस गड्ढे में गिर गया। जब वह बालक गड्ढे में गिरा उसे कुछ क्षति हुई। उस क्षति के लिए यह वाद लाया गया और कहा गया कि यहाँ पर एक उपेक्षा थी जो ये प्रतिवादी थे, और इन प्रतिवादियों की उपेक्षा की वजह से ही वहाँ पर जो पैराफिन लैंप्स थे और जो गड्ढा था जो तंबू से ढका हुआ था वह अनअटेंडेड थे। यह उपेक्षा थी, घोर उपेक्षा थी, और जिसकी वजह से इस बालक को क्षति हुई है और इसको प्रतिकर मिलना चाहिए। हालांकि यह देखा गया कि जो विस्फोट हुआ वह तात्कालिक कारण था कि यह बालक उस गड्ढे में गिरा और उसे क्षति हुई, और वह क्षति जलने की वजह से हुई, पैराफिन लैंप उस गड्ढे में गिरा था। लेकिन क्या इस बात की पूर्व कल्पना की जा सकती थी? तो यहाँ यह देखा गया कि इस बात की पूर्व कल्पना की जा सकती थी कि यदि कोई बालक इन लैंपों से छेड़खानी करेगा तो वह जल सकता था, परंतु यह पूर्व कल्पनीय नहीं था कि गड्ढे में विस्फोट भी हो सकता है। कि गड्ढा एक बना है, उसको तंबू से घेरा हुआ है और उस गड्ढे में एक विस्फोट भी होगा, इसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी। हाँ, इसकी पूर्व कल्पना अवश्य की जा सकती थी कि पैराफिन लैंप आपने रखा है, अगर आप उसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे कोई बच्चा आएगा उसके साथ खेलेगा और वह जल सकता है, उसके जलने की संभावना है। लेकिन जो गड्ढे में विस्फोट हुआ उसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी। यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले को देखते हुए और इसके तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि चूंकि क्षति की जो प्रकृति थी वह पूर्व कल्पनीय थी, यद्यपि उसकी जो सीमा थी वह पूर्व कल्पनीय नहीं थी। जो सीमा का विस्तार था कि गड्ढे में विस्फोट होगा, पैराफिन लैंप से विस्फोट होगा, यह पूर्व कल्पनीय था, लेकिन लैंप गड्ढे में गिरेगा और उस गड्ढे में विस्फोट होगा, यह पूर्व कल्पनीय नहीं था। और इसी आधार पर न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रतिवादी थे वह उत्तरदायी होंगे, क्योंकि कोई भी अगर रीजनेबल पर्सन यह देखता कि अगर ऐसा कोई कृत्य मैं कर रहा हूँ कि एक गड्ढा है उसको मैं तंबू से घेर रहा हूँ और ये लैंप रख रहा हूँ, तो कोई बच्चा आएगा खेलेगा, वह जल सकता है, क्योंकि ऊष्मा होती है लैंप में तो जलने का चांस होता है, तो वह बच्चा जल सकता है। लेकिन यह परिकल्पना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है कि लैंप गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे में विस्फोट होगा, उस विस्फोट से बालक भी गड्ढे में गिरेगा और वहां जाकर वो जलेगा। तो ऐसी परिकल्पना या पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो जो विस्तार था, जो सीमा विस्तार था इस परिकल्पना का, उसको कोर्ट ने मानने से इनकार किया और कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो पूर्व कल्पना थी उसको हम अवश्य मानते हैं। और उसी आधार पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि जो प्रतिवादी हैं वह उत्तरदायी होंगे, और प्रतिवादियों का उत्तरदायित्व इस वाद में निर्धारित किया गया। जो युक्तियुक्त पूर्वानुमान का मापदंड है वह आगे भी अपनाया गया कई तरह के वाद में,
जैसे कि एक टाइपराइटर फैक्ट्री में 7 घंटे की जो विद्युत आपूर्ति बंद नहीं हो गई थी, उसकी वजह से उनके फैक्ट्री में काम बंद हो गया था, उनको नुकसान हुआ। तो ऐसा देखा गया कि हाँ, इनको पता था कि अगर बिजली कटेगी तो यहाँ एक फैक्ट्री है, वहाँ उत्पादन होता है और उत्पादन रुक जाएगा तो वहाँ नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद यह आपूर्ति रोकी गई थी उपेक्षापूर्वक। तो यहाँ भी यह माना गया कि जो भी क्षति हुई है उसमें जो क्षति कारित की गई है उसके लिए जो प्रतिवादी हैं उनका उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत बाधित होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुकने की वजह से, और यह कई घंटों तक हुआ, जो क्षति हुई तो माना गया कि हाँ, इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। तो इस तरह से हमने यह देखा कि जब हम किसी भी अपकृत्य में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं तो उसमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो घटना घटित हुई है और जो कृत्य है उनके बीच का संबंध क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है, और इसको देखने के लिए जो आज की डेट में जो अथॉरिटी है वह टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ही है। इसी के साथ इस विषय को जो चर्चा है उसको समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। Hello, I am Shikha Dikshit. I teach psychology and I am with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I am going to talk about what is social cognition. Social cognition is a research area in psychology which explicates the various cognitive processes that people employ to understand the social world. So essentially it is about sense making of the social world, which involves understanding other people as well as understanding oneself. Understanding others requires understanding their traits, their internal tendencies, their contextual aspects, motives, feelings, emotions, etc. So as we can see, this is a very complex process and requires a massive amount of information processing. Even for small decisions, for simple decisions, people have to process a large amount of information. The main perspective or the approach which is used in social cognition is obviously the cognitive approach, and which is the study of mental structures and processes. The main paradigm which is used is the information processing paradigm. As far as the range of topics in social cognition is concerned, the range is very wide, from individual level sense making to collective sense making. As far as views of cognitive sense making are concerned, there are three major dominant views in social cognition: the naive scientist view, the cognitive miser view, and the motivated tactician view. The naive scientist view emerged from research done in causal attribution, and this refers to detailed and systematic processing of information and sense making in the social world. However, it is not always possible to make detailed engage in detailed cognitive processing, and hence people act as cognitive misers in many situations. So whenever there is lack of time and cognitive effort is less, then people involve in using certain strategies which are functional, yet they are like mental shortcuts. So this is the cognitive miser approach. However, the question that comes to the fore is that which one of the two strategies is more important? The answer is provided by the motivated tactician view. And according to this view, people can either use the naive scientist approach or the cognitive miser approach as and when required, and they can switch over between the two approaches when required.
So, these are the three major views which are utilized to understand cognitive sense making. The topics that social cognition covers ranges from cognitive social cognition to social cognition. So, topics such as causal attribution, understanding of attitudes, social schemas, unconscious cognition about social situations, the use of mental shortcuts or heuristics in decision making, social identity and stereotyping processes are some of the topics. In addition to this, a large number of social cognitive psychologists also understand collective sense making in terms of social representations.